बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का अपने सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने आज देखेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज। देखो, आज मान लो हम लोग का सेलिंग प्राइस है, हम लोग कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं 100 रुपया में। ये क्या है हम लोग का सेलिंग प्राइस। हम लोग एक प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, 100 रुपया में बेच रहे हैं। लेकिन हम लोग को इसको बनाने का भी तो खर्चा लगा होगा। मान लो इसको बनाने का खर्चा कितना लगा है मेरा, 80। तो ये 80 क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। तो ये 80 क्या है, खर्चा है। ये 80 क्या है मेरा, खर्चा है। इस खर्चा को अपने क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। अपने खर्चा क्यों कर रहे हैं, रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए। आज अगर अपने खर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, हम प्रोडक्ट को अपना बेच ही नहीं पाएंगे। अगर मेरे को कुछ प्रोडक्ट को बेचना है, उसके थ्रू मेरे को अगर कमाना है, तो मेरे को उसके पीछे कुछ खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना। वो प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा, रॉ मटेरियल्स को खरीदने का खर्चा लगेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे जो भी स्टाफ्स लोग काम कर रहे हैं उसको भी देना पड़ेगा पैसा। मेरा रेंट लग रहा है, मेरा सैलरी लग रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है। तो ये सारा चीज क्या होता है, खर्चा, जिसको बोलते हैं अपने एक्सपेंस। अपने एक्सपेंसेस क्यों करते हैं, रेवेन्यूज को, इनकम को जनरेट करने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड। अपने जो भी खर्चा कर रहे हैं किसको जनरेट करने के लिए, रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए। अपने जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, लगा रहे हैं खर्चा, उसको बोलते हैं अपने एक्सपेंस। मेरे साथ ये वाला डेफिनेशन वापस से बोलो। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज। रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए अपने जो भी खर्चा लगा रहे हैं उसके पीछे, वो मेरा एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पे हम तुम लोग को बोलेंगे कि एक्सपेंस जो है दो तरीके का है। पहला है प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहला क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, प्रीपेड मतलब ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, और प्री मतलब क्या होता है पहले, और पोस्ट मतलब क्या होता है बाद में। तो प्रीपेड हम लोग पहले ही खर्चा कर चुके हैं, पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो ये एक महीना है ना। ये मान लो कौन सा महीना है, अप्रैल का महीना है। हम लोग इसी दिन, अप्रैल के शुरुआत वाले दिन 500 रुपए का रिचार्ज करवाए हैं। क्या करवाए हैं, 500 रुपए का रिचार्ज करवाए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा महीना इस रिचार्ज को यूज करेंगे, इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो हम लोग क्या किए, पहले ही पेमेंट कर दिए। हम लोग क्या किए, ये 500 रुपया हम पहले ही पेमेंट कर दिए। तो ये कौन सा खर्चा, पेमेंट कर रहे हैं तो ये खर्चा है, और ये हम लोग पहले ही दे दिए हैं, तो ये कौन सा हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम लोग पहले ही खर्चा ले लिए, कर लिए, उसका बेनिफिट हम लोग को मिलता रहेगा। और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब वो मत समझना अमेजिंग एकदम मस्त, वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं। मान लो ये एक अपना मंथ है, कौन सा मंथ है, अप्रैल का ही महीना है, ठीक है। अब मेरा एम्प्लॉय लोग क्या किया, जो मेरे लिए काम करता है मेरा ऑफिस में, वो पूरा महीना क्या है, काम किया है मेरे लिए। अब हम लोग क्या देते हैं, वर्कर्स लोग को क्या देते हैं, उन लोग का सैलरी देते हैं। अब मंथ के एंड में मेरे को क्या देना पड़ेगा, उन लोगों को सैलरी देना पड़ेगा। उन लोग का सैलरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अभी तक दिए तो नहीं है, सैलरी क्या हो गया, ड्यू हो गया। सैलरी क्या हो गया, ड्यू हो गया, देना बाकी है। तो इसको हम लोग क्या, खर्चा है ये, मेरे को देना तो पड़ेगा ही, लेकिन अभी तक हम लोग दिए नहीं है। सैलरी मेरा खर्चा है, अभी तक हम लोग दिए नहीं है, तो इसको ये ड्यू है, देना बाकी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जो हम लोग अभी तक पे नहीं किए हैं, देना बाकी है। तो ये ड्यू को क्या बोलते हैं, ड्यू का अच्छा वर्ड क्या है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। तो बताओ तो मेरे को, ये असेट हुआ कि लाइबिलिटी हुआ, देना बाकी है, बिजनेस को देना है, तो ये बिजनेस का लाइबिलिटी हो गया। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गया, बिजनेस का असेट होगा, बिकॉज हम लोग आज पेमेंट कर दिए। हम लोग को क्या है, फ्यूचर में आज अगर 10 दिन बाद में मेरे को किसी को कॉल करना है, तो हम क्या है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, असेट माना जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा लाइबिलिटी माना जाता है, बिकॉज ये ऐसा खर्चा है जो हम लोग क्या है अभी तक किए नहीं है, हम लोग का करना बाकी है। मेरे ऊपर एक बर्डन आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया कि उन लोग को सैलरी देना है, लेकिन अभी तक दिए नहीं, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो ये क्या होता है, मेरा लाइबिलिटी होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा असेट कंसिडर किया जाता है।
तो हम लोग एक्सपेंसेस का यहाँ पे कितना टाइप देखे, 2 टाइप देखे। पहला क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब जिसका पेमेंट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और ये बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, एसेट की लायबिलिटी, ये बिजनेस के लिए एसेट माना जाता है। और दूसरा क्या है एक्सपेंस यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ड्यू, जो कि खर्चा करना बाकी है, ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और एक्सपेंसेस का डेफिनेशन क्या हो गया, एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए अपने जो भी खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश में मतलब क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज। बोलो मेरे साथ सब कोई, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज। रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए, ताकि मेरे पास पैसा आए, मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे कुछ खर्चा करना पड़ेगा। वो जो खर्चा हम कर रहे हैं उसी को अपने क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। और वापस से बोलो, एक्सपेंस यहाँ पे हम लोग कितना टाइप का देखे, 2 टाइप का देखे। एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसा एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, प्रीपेड मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसका खर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो करना मेरा बाकी है, अभी तक हम लोग ये खर्चा दिए नहीं है। खर्चा हो गया है, सैलरी देना बाकी है, लेकिन हम लोग दिए नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग हो गया, वो ड्यू हो गया, मेरे को देना पड़ेगा, चाहे हम अभी दें चाहे हम 2 महीना बाद दें, देना तो पड़ेगा ही। तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया, मेरे लिए ड्यू हो गया। चलो ठीक है, इनकम या फिर प्रॉफिट, इनकम बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, बात एक ही होता है। देखो, आज मान लो हम एक शर्ट बना रहे हैं, आज हम एक शर्ट बना रहे हैं 1000 रुपया में, है ना। एक शर्ट कितना में बना रहे हैं, 1000 रुपया में, ठीक है। लेकिन हम उसको बेच रहे हैं 2000 रुपया में, हम उसको कितना में बेच रहे हैं, 2000 रुपया में। तो ये क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, ये क्या है मेरा सेलिंग प्राइस। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 रुपया। हम बेच रहे हैं 2000 रुपया में, लेकिन इसको बनाने का खर्चा कितना लगा, 1000 रुपया। तो बीच का जो 1000 रुपया वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बोलो चाहे इनकम बोलो, बात क्या है, बराबर है। तो ये जो 2000 रुपए में अपने बेच रहे हैं ना, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। और 1000 रुपीज जो मेरा बनाने का खर्चा लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट या फिर एक्सपेंस, या फिर एक्सपेंस। तो रेवेन्यू अगर मेरा ज्यादा है, अगर मेरा रेवेन्यू ज्यादा है और मेरा एक्सपेंस कम है, तो डिफरेंस अमाउंट क्या आ जाएगा, डिफरेंस अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और अगर मान लो मेरा रेवेन्यू कम है, मतलब हम बना रहे हैं 2000 रुपया में, लेकिन मेरा एक्सपेंस कितना है, 3000 रुपया, तब उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट की लॉस। मेरा देखो इधर वापस से हम यहाँ पे भूल से 20,000 लिख दिए। मेरा रेवेन्यू है 2000 रुपया, एक प्रोडक्ट को बेच के 2000 आ रहा है, लेकिन उसको बनाने का खर्चा 3000 रुपया लगा है। तो मेरा यहाँ पे ज्यादा खर्चा हो गया है, लेकिन पैसा कम आ रहा है। तो यहाँ पे 1000 रुपया क्या है मेरा, लॉस। 1000 रुपया क्या है, लॉस। एक बार वापस से अपने करते हैं। अगर मेरा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को बेच के मेरे को कितना मिल रहा है। रेवेन्यू क्या होता है, प्रोडक्ट को बेच के मेरे को कितना रुपया मिल रहा है। मान लो प्रोडक्ट को बेच के मेरे को 2000 रुपया मिल रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट को हम लोग बनाए हैं, तो बनाने का भी तो कुछ खर्चा लगा है मेरा, जो खर्चा है उसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। तो इसको बनाने का खर्चा लगा है मेरा, एक्सपेंस हुआ है 1500 रुपया, ठीक है। 1500 रुपये मेरा खर्चा लग गया, तो अब क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, कितना रुपया प्रॉफिट, 500 क्या हो जाएगा मेरा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट बोलो चाहे इनकम बोलो, बात एक है। प्रॉफिट बोलो चाहे इनकम बोलो, बात एक है। लेकिन जो सेलिंग प्राइस होता है, हम लोग जितना में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, क्या ये मेरा इनकम है क्या, ये इनकम नहीं है। इनकम तो मेरा 500 रुपया है, इनकम तो मेरा 500 रुपया है। हम लोग प्रोडक्ट को जितना रुपए में बेच रहे हैं, उसको हम लोग इनकम नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यूज। क्या बोलते हैं, रेवेन्यूज। क्लियर हुआ, ठीक है। और फिर, और हम तुम लोगों को क्या बोले, अगर मेरा रेवेन्यू, अगर मेरा रेवेन्यू 3000 रुपया है, मेरा रेवेन्यू कितना है, 3000। रेवेन्यू क्या था कि प्रोडक्ट को बेच के मेरे को कितना रुपया मिल रहा है, और मेरा खर्चा लग जा रहा है, मेरा एक्सपेंस इसके पीछे लग जा रहा है 3500। क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, 3500।
अब डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, 500 रुपया, लेकिन ये 500 रुपए क्या है, प्रॉफिट की लॉस, ये मेरा लॉस है, बिकॉज यहाँ पे मेरा खर्चा तो ज्यादा लग रहा है लेकिन मेरे पास पैसा कम आ रहा है ना। तो वही चीज है, तो हम लोग इसे क्या समझे, अगर रेवेन्यू ज्यादा होता है और एक्सपेंस कम होता है तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट। मेरा रेवेन्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट को बेच के मेरे पास ज्यादा रुपया आ रहा है लेकिन उसके पीछे का खर्चा मेरे को कम लग रहा है, तो वो क्या है, डिफरेंस अमाउंट इज माय प्रॉफिट। लेकिन अगर मेरा रेवेन्यू कम है और खर्चा ज्यादा है, मेरा रेवेन्यूज कम है और खर्चा मेरा ज्यादा है, तब क्या होगा वहां पे, लॉस। क्लियर हुआ ये चीज। तो प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसा आना चाहिए, जितना मेरा खर्चा लगा है उससे ज्यादा मेरे पास आना चाहिए, तभी हम लोग रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम या फिर प्रॉफिट, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो दो चीज होता है, हम तुम लोग को एक और चीज बताते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है कैलेंडर ईयर। एक क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, और एक क्या होता है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी को, और खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को। तो ये तो मेरा कौन सा ईयर हो गया, कैलेंडर ईयर। कितना महीना है यहाँ पे, 12 महीना है ना, एक साल 12 महीना का होता है। तो ये तो मेरा कैलेंडर ईयर हो गया, जो कि कैलेंडर्स में दिया हुआ रहता है। अकाउंट्स में कंपनीज क्या करती है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। क्या करती है, कौन सा ईयर फॉलो करती है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। फाइनेंशियल ईयर भी 12 महीने का ही होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। इस साल का फाइनेंशियल ईयर क्या है, अभी क्या चल रहा है, 2024। तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2024 को, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च, 31 मार्च 2025। देखो अप्रैल से लेके मार्च तक काउंट करो, 12 महीना हो रहा है अपना, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, क्या नाम है इसका दूसरा नाम, अकाउंटिंग पीरियड। माने अकाउंटिंग में हम लोग पीरियड को कब से, हम लोग अकाउंटिंग में पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और पीरियड अपना खत्म कब होता है, अगले साल के 31 मार्च को। इस साल का अपना फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। क्या ये क्लियर है। तो दो ईयर होता है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और दूसरा क्या होता है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी को, एंड कब होता है, 31 दिसंबर को। नॉर्मल, ये तो मैंने एकदम नॉर्मल सा चीज है जो अपने देखते आ रहे हैं बचपन से। अब अकाउंट्स में कौन सा ईयर फॉलो होता है, फाइनेंशियल ईयर, उसका दूसरा नाम क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। ये कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है, अगले साल का 31 मार्च को। ठीक है, ठीक है, आ जाओ इधर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम या फिर प्रॉफिट में, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज टर्म्ड एज इनकम। तो इनकम क्या होता है मेरा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। आज हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं 100 रुपया में, लेकिन उसको बनाने का खर्चा लगा 80 रुपया, तो मेरा 20 रुपया क्या हुआ, इनकम हो गया। अब इनकम बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। इनकम बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। तो इनकम का मेरा फॉर्मूला क्या हुआ, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। और इनकम के लिए मेरा रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और एक्सपेंस कम होना चाहिए। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू से, तब क्या आएगा, मेरा लॉस आएगा। तो क्या बिजनेस लॉस चाहता है कि प्रॉफिट चाहता है, प्रॉफिट चाहता है तो उसको रेवेन्यू से ज्यादा अर्न करना पड़ेगा, है ना, और एक्सपेंस उस हिसाब से कम करना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉफिट्स वो असर्टेन कर सके। तो मेरे साथ बोलो वापस से, इनकम या प्रॉफिट का ये जो डेफिनेशन लिखा है, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। हर बिजनेस क्या चाहेगा कि वो हर साल क्या करे, प्रॉफिट अर्न करता रहे, ईयर बाय ईयर उसका प्रॉफिट्स बढ़ता रहे ना, ताकि वो ग्रो कर सके। इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज टर्म्ड एज इनकम। इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, लॉस भी तुम लोग को बता दिए, तो बताओ मेरे को बिना देखे, एक्सपेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, लॉस के केस में ज्यादा होगा, और रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा, तब हम लोग का क्या आता है, लॉस आता है। वेरी गुड। लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, देखो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड
ओवर इट्स रेवेन्यू, मतलब एक्सपेंस मेरा ज्यादा है, रेवेन्यू मेरा कम है, उस सिचुएशन में क्या अराइज होता है? लॉस। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रेवेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट, सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है ना? सब डिस्काउंट मांगते हैं कि मेरे को डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट में प्राइस बढ़ता है कि घटता है? घट जाता है। तो इसीलिए लिखा है इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। जब प्राइस का वैल्यू, गुड्स का वैल्यू, जब प्राइस मेरा घट जाता है, आज हम लोग 100 रुपए में कोई चीज खरीदने वाले थे, लेकिन वही चीज मेरे को आज 80 रुपए में मिल रहा है, तो मेरा डिस्काउंट कितना हुआ? 20 रुपया। 100 रुपए का चीज को अगर आज हम 80 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 20 रुपए क्या हुआ? मेरा डिस्काउंट हो गया। तो देखो प्राइस गिर रहा है ना, 80, जो 100 रुपए का चीज था वो मेरे को 80 रुपए में मिल रहा है, कमती में मिल रहा है, मतलब मेरा गुड्स का वैल्यू क्या हो रहा है? यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो डिस्काउंट क्या होता है? इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स के प्राइस में क्या है? रिडक्शन हो रहा है। अब डिस्काउंट दो तरीके का होता है। डिस्काउंट कितना तरीके का होता है? दो तरीके का। डिस्काउंट दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। और एक होता है कैश डिस्काउंट। क्या होता है? कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो दो तरीके का डिस्काउंट बताओ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। वापस से बोलो, डिस्काउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या है? कैश डिस्काउंट। वेरी गुड। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखो समझते हैं। मान लो कोई कस्टमर आया और वो मेरे को पूछा कि आपका एक आइसक्रीम जो है वो कितने का है? वो मेरे को पूछा आपका एक आइसक्रीम का जो ब्लॉक है वो कितने का है? हम मान लो बोल दिए 100 रुपया। कितना का है मेरा आइसक्रीम का एक ब्लॉक? 100 रुपए का मेरा एक ब्लॉक है जो कि हम बेचते हैं। अब वो मेरे को बोला कि ठीक है, आप मेरे को ऐसा 10 आइसक्रीम का ब्लॉक दे दीजिए। वो मेरे से एक तो नहीं खरीद रहा है, वो मेरे से क्या है? बहुत सारा ब्लॉक्स खरीद रहा है। तो अगर एक आइसक्रीम का ब्लॉक 100 रुपए का है, तो 10 आइसक्रीम का ब्लॉक कितना का होगा? 1000 रुपए का, है ना? 1000 रुपए का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको बोल रहे हैं कि सिंस आप मेरे से बहुत सारा खरीद रहे हो, बहुत सारा को क्या बोलते हैं? बल्क परचेज। हम उसको बोले कि सिंस आप मेरे से बल्क परचेज कर रहे हो, तो हम आपको इसके ऊपर क्या है? 5% डिस्काउंट देंगे। सिंस वो मेरे से बहुत, आपने कहीं पे भी जाते तो बोलते हैं ना कि भैया देखिए हम तो आपसे इतना सारा खरीद रहे हैं, आप थोड़ा सा मेरे को डिस्काउंट दे दो, है ना? हमको एक दो तो सामान आपसे नहीं खरीदे, हमको इतना सारा खरीदे तो मेरे को तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो वैसे ही ये कस्टमर भी मेरे को आके बोला कि सिंस हम आपसे इतना सारा आइसक्रीम का ब्लॉक खरीद रहे हैं, हम 1000 रुपए का आपसे सामान खरीद रहे हैं, तो आप मेरे को क्या है? डिस्काउंट दो। तो हम उसको बोले ठीक है, सिंस आप मेरे से बल्क परचेज कर रहे हो, तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। तो 5% डिस्काउंट कितना होता है? 1000 का 50 रुपया। कितना होता है? 50 रुपया। तो अब उसको कितना देना पड़ेगा? अब वो मेरे को कितना देगा? 1000 रुपया कि 950 रुपया? वो मेरे को 950 रुपया देगा। क्यों देगा? बिकॉज सिंस वो मेरे से बल्क परचेज किया है, तो हम उसको क्या किए हैं? 50 रुपया का डिस्काउंट दिए हैं। तो ये कौन सा डिस्काउंट हो गया? ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को कब मिलता है? जब वो क्या करता है? बल्क परचेज करता है। तो बल्क परचेज पे अपने को जो डिस्काउंट मिलता है, दैट डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? और हम तुम लोग को बताएंगे अभी, बस तुम लोग इतना मान के चलो कि ये जो 50 रुपए का जो डिस्काउंट अपने को मिला है, ये क्या है? अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब अपने जब जर्नल बनाएंगे तब हम तुम लोग को बताएंगे क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग होगा, कैसे रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ये सब अभी तुम लोग को पता नहीं है। बस अभी तुम लोग सुन के रखो। ये जो 50 रुपए का डिस्काउंट जो अपने को मिला है, विच इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट, इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अपने सीधा किसको रिकॉर्ड करेंगे? एक बार में 950 का अपने रिकॉर्डिंग करेंगे। अपने 50 रुपए का जो अपने इसको डिस्काउंट दिए हैं, अपने वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो क्या ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कौन सा हुआ? 1000 रुपया, 50 रुपए की 950 रुपया? ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट ही तो 50 रुपए है ना, 50 रुपए डिस्काउंट हो गया। यही डिस्काउंट को अपने बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो कि बल्क परचेज करने के कारण दिए हैं हम। तो ये वाला जो 50 रुपए का रिकॉर्डिंग है, ये हम लोग अपने बुक्स में नहीं करेंगे। समझ में आया? बिजनेस वाले लोग ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता है। ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है? चलो ठीक है, बढ़िया। कैश डिस्काउंट क्या होता है? देखो, मान लो कोई कस्टमर आया, वो मेरे को बोला
कि आप एक काम करिए, मेरे को 10,000 का आइसक्रीम दे दीजिए, हम तो खुश कि मेरा तो इतना सामान बिकेगा, 10,000 का आइसक्रीम खरीदने आ गया है वो। हम बोले फाइन खरीद लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो बंदा मेरे को बोला कि हम आपको पैसा आज नहीं देंगे, हम आपको पैसा क्या है 1-2 महीना बाद देंगे। हम बोले ठीक है फाइन, लेकिन मेरा भी टर्म्स एंड कंडीशन सुन लो। तुम 2-3 महीना बाद मेरे को पैसा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम आज का आज पैसा दे देते हो तो तुमको हम क्या है 1,000 रुपए का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट देंगे। अगर तुम आज ही पैसा दे दोगे तो हम तुमको कितना डिस्काउंट देंगे, 1,000 रुपया डिस्काउंट देंगे। तो अगर तुम आज पेमेंट कर देगा तो तुमको 10,000 पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, तुमको कितना देने का जरूरत है, 9,000 रुपया। तो हम इसको क्यों दिए ये 1,000 रुपया का डिस्काउंट, ताकि क्या है वो क्विकली पेमेंट कर दे, है ना। तो प्रॉम्प्टली ताकि कस्टमर्स पेमेंट कर दे, तो उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ये 1,000 रुपया कौन सा डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, क्विकली, ताकि वो लोग मेरे को क्विकली पेमेंट कर दे, इसलिए जो हम डिस्काउंट उसको दे रहे हैं, दैट डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। क्लियर हुआ ये चीज, एक बार वापस हम तुम लोग को बता देते हैं। और कैश डिस्काउंट क्या करते हैं, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट है इसको भी क्या करेंगे, अपने बुक्स में दिखाएंगे। अकाउंटिंग यही बोलता है कि कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाना पड़ेगा, ये रूल है, ये अपने को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया। तो डिस्काउंट मतलब क्या, गुड्स के प्राइस में क्या हो रहा है, गिरावट आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये बोलो मेरे साथ, इट इज द रिडक्शन, किसमें, इन द प्राइस ऑफ गुड्स। डिस्काउंट कितने तरीके का है, 2 तरीके का। क्या है वो 2 तरीका, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है, बल्क परचेज कर रहा है, तो उस डिस्काउंट को अपने बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और क्या ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बढ़िया। दूसरा टाइप ऑफ डिस्काउंट वाज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब कस्टमर क्या कर रहा है, क्विकली पेमेंट कर रहा है। अगर सेलर के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेलर मेरे को बोला 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, तो तुमको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। तो वो सिंस सेलर के टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री कर रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहा है, उसके हिसाब से पेमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो सेलर डिस्काउंट दे रहा है ताकि वो जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे मेरे को, वो डिस्काउंट को अपने क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या है, मेरे बुक्स में रिकॉर्ड होता है। क्लियर हुआ, चलो ठीक है, बढ़िया। रिबेट, अब रिबेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्काउंट। रिबेट भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्काउंट। ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल डिस्काउंट से, कि मान लो हम 1,000 रुपए का सामान ले आए थे, हम 1,000 रुपए का सामान ले आए अपने घर, हम घर आके देख रहे हैं कि कुछ डिफेक्टिव है। क्या है, कुछ थोड़ा सामान हल्का हल्का मेरे को डिफेक्टिव लग रहा है, जिसको हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम पूरा पैसा दिए हैं तो हम डिफेक्टिव गुड्स क्यों यूज करें, हल्का भी डिफेक्टिव क्यों यूज करें। तो फिर हम क्या है, हम सेलर के पास गए और हम सेलर को बोले कि देखिए ये हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हम तो आपको इसका पूरा पैसा दिए हैं। तो बोल रहा है कि सिंस ये हल्का फुल्का डिफेक्टिव है, तो आप क्या है मेरे से 200 रुपया रिटर्न ले लीजिए, हम क्या है आपको 200 रुपया दे देते हैं। तो यहाँ पे तो सेल तो हो गया, वो तो अपने घर में सामान ले आया था, घर में आने के बाद हम लोग को पता चला कि हल्का फुल्का डिफेक्टिव है, और हम लोग तो लेकिन इसका पूरा पैसा दे के आए हैं। तो हम लोग को सेलर के पास तो जाना चाहिए बोलने के लिए कि देखिए हम लोग तो आपको पूरा पैसा दिए, लेकिन ये हल्का सा क्या है मेरे को डिफेक्टिव लग रहा है। तो हम लोग को जो डिस्काउंट मिल रहा है सेल के बाद, गुड्स का सेल हो जाने के बाद अपने को जो डिस्काउंट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, बिकॉज इट इज डिफेक्टिव। तो वो डिस्काउंट को अपने क्या बोलते हैं, रिबेट। दिस डिस्काउंट इज नोन एज रिबेट। समझ में आया। तो ये सेल होने के बाद अपने को रुपया मिलता है, तब सेलर क्यों देगा, वो समझ में आ जाता है, वो समझ में आ जाता है। अगर तुम खुद से किया होगा तो समझ में आ जाएगा। उन लोग भी बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है, समझा मेरा बात। तो वही चीज है। तो रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो जो सेल्स ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, उस पे अगर हम लोग को पैसा मिल रहा है, हम लोग को डिस्काउंट अगर मिल रहा है, वो डिस्काउंट को अपने क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। समझ में आ गया मेरा बात। अच्छा, ये सब तो क्या है, ये जो अपने अभी डिस्काउंट अपने पढ़े,
ये वाला जो अपने डिस्काउंट पड़े, यहाँ पे क्या सेल हुआ था? नहीं, यहाँ पे तो सेल हुआ ही नहीं था, वो तो उस समय सेलर से बात हो रहा था। लेकिन रिबेट के केस में क्या है, सेल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सेल्स ऑलरेडी हो चुका है। हम मान लो हम कल सामान अपने घर में लेके आ गए, आज हम देख रहे हैं कि हल्का फुल्का डिफेक्ट है, तो हम तो उसको पूरा पैसा दे के आ गए। अब हम आज जा रहे हैं सेलर के पास, बोल रहे हैं कि भाई देखो डिफेक्टिव है, आप इसका देखो क्या कर सकते हो, मेरे को कितना रुपया दे सकते हो या कुछ चेंज कर सकते हो। तो मेरे को बोल रहे हैं कि हम आपको रुपया दे देते हैं, आप 200 रुपया वापस से ले जाइए। तो अपने को ये जो 200 रुपया मिल रहा है, ये जो 200 रुपया मिल रहा है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, रिबेट, है ना। तो मतलब अब अगर अपने देखे तो अपने अपना गुड्स का कितना लगा, 800 रुपया लगा है, 1000 रुपया लगा था, लेकिन वो तो मेरे को 200 रुपया बंदा वापस दे दिया, तो 800 रुपया इफेक्टिव कॉस्ट लगा है मेरा। तो ये 200 रुपया क्या हो जाएगा, इसको अपने बोलेंगे रीबेट। rebate is offered and allowed on sales completed in the past. तो rebate का कीवर्ड क्या हो गया, sales completed in the past. For example, discount allowed because of poor quality of goods. बोलो मेरे साथ, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ। डिस्काउंट मेरे को क्यों मिला है, बिकॉज गुड्स का क्वालिटी क्या है, पुअर है, बेकार है, डिफेक्टिव है। उस केस में मेरे को जो रुपया मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, दैट डिस्काउंट इज नोन एज रीबेट। क्लियर हो रहा है एक एक टर्म बहुत अच्छे से? ठीक है, रिबेट अपना हो गया। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या बोल रहा है देखो, क्या बोल रहा है देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन में इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। आज पहले तो अपने एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के बाद अपने वो वाला लाइन देखेंगे तो अपने को हर चीज क्लियर हो जाए। क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स। आज हम बॉटल बना रहे हैं, बॉटल क्या है मेरे लिए, गुड्स है, बिकॉज हम उसी को बेच रहे हैं, मेरा वही काम है। लेकिन हम बॉटल बनाने के दौरान अगर हम एसी खरीदे तो क्या एसी मेरा गुड्स है, बिकॉज मेरा काम एसी बेचना नहीं है, मेरा काम क्या है, बॉटल बेचना, तो बॉटल मेरे लिए गुड्स है। तो आज हम गुड्स बेच रहे हैं, सेल्स मतलब क्या होता है, हम उसको दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली आज हम बनाई क्यों रहे हैं, बेचने के लिए, है ना। तो आज हम बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन हो गया। आज हम कोई रॉ मटेरियल, जैसे मेरा बॉटल के लिए क्या चाहिए, मेरे को प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, हमको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, किसी से सप्लायर से खरीदना पड़ेगा। तो ये भी क्या हुआ, ये मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। डेटर से बिजनेस को पैसा मिलता है कि डेटर को पेमेंट करना पड़ता है, डेटर वो है जो हम बिजनेस क्या किया है, 5 स्टार वाला को उधार में सामान दिया था, 5 स्टार वाला क्या बोला था, होटल वाला, कि हम आपको फ्यूचर में पैसा दे देंगे, तो बिजनेस को फ्यूचर में पैसा उससे मिलेगा, तो वो बिजनेस का कौन था, डेटर था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को डेटर से पैसा मिल रहा है, और क्रेडिटर कौन था, हम लोग क्या किए थे, एबीसी से अलग अलग फ्लेवर्स का आइसक्रीम खरीदे थे, बिजनेस उधार में खरीदा था, बिजनेस को क्या करना है, उसको पेमेंट करना है, तो बिजनेस को क्या करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन है ना। तो सेल ऑफ गुड्स बोलो चाहे परचेज ऑफ गुड्स बोलो, हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, डेटर से रिसीट मतलब डेटर से मेरे को पैसा मिल रहा है, तो ये सारा क्या है, बिजनेस का डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस का क्या है, ये सब ट्रांजैक्शंस है। तो अच्छा, हम अकेले बिजनेस अपने आप में ट्रांजैक्शन कर लेगा क्या, कि मिनिमम टू पर्सन तो चाहिए ही, मिनिमम 2 पार्टी तो अपने को चाहिए, तभी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आज हम खुद से ही थोड़ी ना खरीद लेंगे सामान, आज हम खुद से ही थोड़ी ना बेच लेंगे सामान, हम अपने आप को थोड़ी ना बेच सकते हैं, कोई कस्टमर तो होना चाहिए ना जिसको हम सामान बेच रहे हो, तो एक तो हम हो गए बिजनेस वाले और दूसरा मेरा कस्टमर हो गया, तो मिनिमम 2 पार्टी तो होना चाहिए, है ना। तो देखो लिखा हुआ है, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, उसके बदले क्या ले रहे हैं, हम लोग से पैसा ले रहे हैं, तो देयर इज ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। हम तुम लोग को लास्ट डे बता दिए थे गुड्स और सर्विस के बीच का डिफरेंस क्या है, अगर हम तुम लोग को बॉटल दे रहे हैं दैट इज गुड्स, अगर हम तुम लोग को बॉटल बेच रहे हैं दैट इज गुड्स, बट सर्विसेज क्या होता है, अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम तुम लोग को कुछ दे नहीं रहे, तो हम क्या दे रहे हैं, ये जो हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज सर्विसेज, हम तुम लोग को सर्विसेज दे रहे हैं। क्लियर हुआ, ये होता है गुड्स और सर्विस के बीच का डिफरेंस। गुड्स को अपने टच, जैसे मान लो ये गुड्स है मेरा, इसको हम बेचते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज गुड्स। लेकिन जो आज हम लोग सर्विस दे रहे हैं हम तुमको, क्या इसको अपने टच कर सकते हैं, क्या इसको अपने देख सकते हैं कि सर्विस कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना अपने को, तो वही है सर्विसेज क्या है, इसको अपने देख सकते हैं,
सॉरी प्रोडक्ट गुड्स को अपने देख सकते हैं और सर्विसेज को अपने नहीं देख सकते। जैसे गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है? रेप्यूटेशन। मान लो आज आदर्श वाणी क्लासेस का गुडविल बहुत अच्छा है, तो ये क्या गुडविल अच्छा है, लेकिन क्या ये गुडविल को अपने टच कर सकते हैं कि कितना अच्छा है, चलो टच करके देखते हैं? नहीं देख सकते ना। तो वही चीज, तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। मिनिमम कितना पार्टी होना चाहिए? मिनिमम टू पार्टीज तो होना चाहिए। और बिजनेस में क्या होता है? ट्रांसफर होता है और एक्सचेंज होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है और एक्सचेंज होता है। किसका? अपना नहीं, गुड्स और सर्विसेज का। तो कीवर्ड्स क्या हो गया? अग्रीमेंट, हम यहाँ पे मार्क करते हैं। कीवर्ड्स क्या हो गया? इट इज एन अग्रीमेंट। दूसरा, बिटवीन टू पार्टीज। थर्ड, यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफर एक्सचेंज होता है। किसका? गुड्स और सर्विसेज का। ये अग्रीमेंट है, मिनिमम टू पार्टीज तो होगा ही। ट्रांसफर और एक्सचेंज होता है किसका? गुड्स और सर्विसेज का होता है। मेरे साथ वापस से ये पूरा लाइन बोलो। इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज involving transfer और exchange of goods और services। समझ में आया? रिबेट का डेफिनेशन एक बार वापस से बोलो। रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट। अच्छा, ठीक है। और डिस्काउंट कितने तरीके का है? दो तरीके का। पहला क्या था? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? बल्क परचेज करने पे। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि क्या करे? कस्टमर्स क्विकली पेमेंट कर दे। ट्रेड डिस्काउंट क्या अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है? अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट कब होता है? जब रेवेन्यू ज्यादा होता है और एक्सपेंस कम होता है। और लॉस कब होता है? जब अपना एक्सपेंस ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है। ठीक है। फिर आपने क्या देखे थे? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब जो अपने खर्चा कर रहे हैं, क्या जनरेट करने के लिए? रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए जो अपने खर्चा कर रहे हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। आज अपने एक्सपेंस कितने तरीके का देखे? दो तरीके का। पहला क्या था? प्रीपेड एक्सपेंसेस। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब जिसका पैसा हम लोग पहले ही दे चुके हैं, जो खर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, उसका बेनिफिट क्या है? मेरे को मिलेगा। दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो मेरा करना बाकी है। जैसे हम तुम लोग को एग्जांपल दिए थे कि एक एम्प्लॉय है, वो क्या है? मेरे लिए पूरा महीना, पूरा अप्रैल मेरे लिए काम कर लिया। अब महीना के एंड में क्या करना पड़ेगा? मेरे को उसका सैलरी देना पड़ेगा, लेकिन हम अभी तक दिए नहीं है, तो वो खर्चा मेरे को करना तो पड़ेगा। ये सैलरी इज माई एक्सपेंस, मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन क्या अभी तक दे दिए? नहीं, वो ड्यू है। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ऐसा खर्चा जो मेरा देना बाकी है। और सिंस ये देना बाकी है, ये मेरे ऊपर बर्डन है, ये मेरा टेंशन है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है, इट इज माई लाइबिलिटी। इट इज कंसिडर्ड बिजनेस इज लाइबिलिटी। चलो ठीक है। अब अकाउंट क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अपने एक चैप्टर पढ़ेंगे लेजर। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? लेजर। उसमें अपने सीखेंगे कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। अपने बहुत सारा अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। जैसे कि हर अपना चीज का एक अकाउंट होता है, हर एक हेड का अकाउंट होता है। जैसे कैश एक अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट में अपने क्या करेंगे? कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहा है, वो अपने रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मान लो मेरे को डेटर से क्या है? पैसा मिलेगा, है ना? तो वो हम लोग कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग को क्रेडिटर्स लोग को पेमेंट देना है, तो वो हम लोग कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश से रिलेटेड जितना भी चीज है, वो सारा चीज क्या है? अपने कैश अकाउंट में डाल देंगे। वैसे बैंक अकाउंट होता है, हर एक चीज का अकाउंट होता है, बहुत अलग अलग तरीके का अकाउंट होता है। तो आप बैंक अकाउंट में क्या करेंगे? मेरा बैंक में कितना पैसा आ रहा है, और चेक के थ्रू अपने कितना पैसा दे रहे हैं। अगर मेरे बैंक में पैसा आएगा तो मेरा बैंक बढ़ेगा, और अगर अपने चेक के थ्रू पैसा देंगे तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हम लोग का चेक के थ्रू कितना पैसा आ रहा है, चेक के थ्रू कितना पैसा जा रहा है, वो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वैसे सैलरी अकाउंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट होता है, हर चीज का क्या होता है? अपना अकाउंट होता है। अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट में क्या करेंगे? अपने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं। बैंक में क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में बैंक से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, वो सारा मेरा इस अकाउंट में उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। तो ये हो गया कैश अकाउंट एक हेड हो गया, बैंक अकाउंट एक हेड हो गया।
है ना। तो एक पर्टिकुलर हेड के अंदर अपने क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोले, कैश के थ्रू मेरा पैसा आ रहा है मान लो डेटर से, तो वो क्या है, ट्रांजैक्शन है ना। डेटर से मेरे को पैसा मिल रहा है तो वो ट्रांजैक्शन है। तो वही एक पर्टिकुलर हेड के अंदर क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बोलो मेरे साथ, अकाउंट क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ। किसको रिकॉर्ड करेंगे, अपने अपने आप को तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अंडर अ पर्टिकुलर हेड। क्लियर हुआ इतना प्रीति, कोई डाउट है? अब हम लोग देखेंगे परचेजेस क्या होता है। परचेजेस देखो, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। आज हम तुम लोग को क्या बोले थे, अपने दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। दो तरीका क्या था, या तो मेरा एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा या तो मेरा ट्रेडिंग यूनिट होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, हम लोग का दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। या तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का फर्म होगा, या तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या तो क्या है, मेरा ट्रेडिंग का यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, अपने खुद से क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, अपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर अपने क्या है, कस्टमर्स को सोसाइटी में बेच रहे हैं, है ना। फिर अपने सोसाइटी में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने इस केस में क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, खुद से गुड्स को बना रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को बेच रहे हैं। तो ये हो गया एक तरीके का बिजनेस। और ट्रेडिंग मतलब क्या है, हम लोग एक जगह से खरीद रहे हैं और दूसरी जगह बेच दे रहे हैं। हम लोग एक जगह से खरीद रहे हैं और दूसरी जगह अपने उसको बेच दे रहे हैं। समझ में आया? मान लो ये बिजनेस है, ये क्या किया, ये खरीदा सामान, किससे खरीदा, मिस्टर ए से। मिस्टर ए से ये खरीदा, तो मिस्टर ए कौन हो गया, इसका सप्लायर, है ना, ये इसको सप्लाई कर रहा है। हम मान लो बॉटल खरीद लिए इससे, बॉटल खरीद लिए, अब मेरे पास आ गया, हम ये बॉटल क्या करेंगे, मिस्टर जेड को, जो मेरा कस्टमर है, मिस्टर जेड जो मेरा कस्टमर है, उसको हम क्या करेंगे, यही सामान, यही बॉटल हम इसको सेल कर देंगे। यही बॉटल क्या करेंगे, हम उसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या अपने बना रहे हैं, यहाँ पे क्या कोई रॉ मटेरियल का बात हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से खरीद रहे हैं, दूसरी जगह हम लोग बेच रहे हैं। तो ये होता है ट्रेडिंग करना, एक जगह से खरीद के दूसरा जगह बेचना। और मैन्युफैक्चरिंग होता है मतलब खुद से अपने हर चीज बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। आज हम लोग का काम क्या है, बॉटल को सेल करना। हमारा काम क्या है, बॉटल को सेल करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉटल को खरीद रहे हैं, क्यों, बिकॉज अपना इंटेंशन क्या है, रीसेल करना, है ना। आज अपना इंटेंशन क्या है, यहाँ पे इस बॉटल को रीसेल करना। तो ये बॉटल क्या हो जाएगा, ये जो बॉटल हम खरीद रहे हैं ये मेरा गुड्स है। लेकिन जब हम लोग इसको खरीदते हैं ना, हम लोग इसको गुड्स परचेज नहीं बोलते, हम लोग इसको बोलते हैं परचेजेस। तो क्या बोलते हैं, परचेजेस। तो हम लोग जब गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसको हम लोग गुड्स परचेज नहीं बोलते, सीधा हम लोग क्या बोलते हैं, परचेजेस। क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है, इसको रीसेल करने का। लेकिन अब मान लो यहाँ पे हम किसी से एसी खरीदे, तो क्या एसी मेरा गुड्स है, क्या हम लोग इसको परचेजेस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो परचेजेस वर्ड कब यूज होता है, जब वो किससे रिलेटेड है, जब वो किससे रिलेटेड है, गुड्स। और गुड्स हम लोग क्या करते हैं, गुड्स हम लोग कब बोलते हैं, जब मेरा इंटेंशन क्या है, उसको रीसेल करने का, जब हम लोग उसी में डील कर रहे हैं। आज बॉटल को ही हम बेच रहे हैं, बॉटल ही क्या है, मेरा गुड्स है। और जब हम बॉटल खरीदेंगे तब क्या है वो मेरा, जब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परचेजेस। समझ में आया? लेकिन जो हम एसी खरीद रहे हैं, मेरा इंटेंशन एसी बेचना तो नहीं है, तो हम लोग इसको परचेजेस नहीं बोलेंगे, ये मेरा गुड्स नहीं है। समझ में आया? देखो क्या लिखा है, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर आल्सो टू बी सोल्ड। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, अपने गुड्स को पूरा तरीके से बनाते हैं। आज हम ये रॉ मटेरियल क्यों खरीदे हैं, बिकॉज हम इसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये फिनिश प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, सोसाइटी में बेचेंगे। तो रॉ मटेरियल क्या है, मेरा गुड्स का ही तो पार्ट है। नहीं, जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं ये क्या है, मेरा गुड्स है ना। इसी को तो हम क्या कर रहे हैं, बॉटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरा फिनिश प्रोडक्ट्स को खाली गुड्स नहीं बोला जाएगा, ये फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, रॉ मटेरियल है। ये जब अपने रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ये रॉ मटेरियल को भी अपने क्या बोलेंगे, परचेजेस ही बोलेंगे।
बिकॉज ये रॉ मटेरियल भी क्या है, अपने सोसाइटी में भेज रहे हैं, इसको अपने फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके सोसाइटी में भेज रहे हैं। मेरा इस पेन के अंदर जो भी चीज है, जो भी रॉ मटेरियल यूज किया है, वो रॉ मटेरियल तो अपने खरीदे है ना, हम इस पेन को बनाते हैं, इस पेन के अंदर मेरा जो भी रॉ मटेरियल यूज किया गया है वो भी हम खरीद रहे हैं, ये मेरा गुड्स के अंदर ही है, ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर कंटेंट है, तो वो रॉ मटेरियल भी क्या है, मेरे लिए गुड्स है। और जब अपने रॉ मटेरियल खरीदते हैं तब उसको गुड्स परचेज बोलेंगे कि परचेजेस बोलेंगे, परचेजेस ही बोलेंगे, बिकॉज वो रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ये फिनिश प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, हम बाजार में कस्टमर्स लोग को दे रहे हैं। तो मेरा गुड्स के अंदर जो जो चीज है, अगर हम बना रहे हैं प्रॉपर ये पेन को, तो मेरे इसके अंदर जो जो चीज है सब क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। और गुड्स को जब अपने खरीदते हैं तब अपने क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं। और जब उसको बेचेंगे तब क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। जब गुड्स को बेचते हैं तब गुड्स सोल्ड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सेल्स। तो ये जो परचेजेस और सेल्स है दोनों ही किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड। गुड्स जब खरीद रहे हैं दैट इज परचेजेस, गुड्स जब बेच रहे हैं दैट इज नोन एज सेल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। टर्म परचेजेस अपने कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। अपने गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्यों, मेरा इंटेंशन क्या है, उसको रीसेल करने का, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परचेजेस। ये तो ट्रेडिंग का बात हो गया। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात होगा। और रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से क्या है, अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में अपने कन्वर्ट करेंगे, विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। अभी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिए, अब उसको क्या करेंगे, अपने बेचेंगे। तो वो रॉ मटेरियल जो अपने खरीद रहे हैं वो भी क्या है, मेरा परचेजेस, बिकॉज मेरा इंटेंशन क्या है, बेचना ही है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचना है। तो परचेजेस वर्ड कब यूज होता है, जब अपने क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं। और गुड्स क्या होता है, जिससे मेरा बिजनेस एक्चुअली डील कर रहा है। अब परचेजेस दो तरीके का होता है, द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। देखो परचेजेस जो है वो दो तरीके का होता है। परचेजेस कितना तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है कैश परचेज और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। हम तुम लोग को क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या बताए थे, उधार। क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या बताए थे, उधार। कैश परचेज क्या हुआ, आज हम किसी से बॉटल परचेज किए हैं, मेरा बिजनेस बॉटल बेचने का है, हम मिस्टर ए से क्या किए, हम मिस्टर ए से क्या किए, रुको हम यहाँ पे तुम लोगों को ठीक से बताते हैं। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस क्या किया, मिस्टर ए से बॉटल खरीदा, मिस्टर ए से क्या है, परचेज किया, बॉटल परचेज किया, और उसके बदले उसको क्या दे दिया, कैश दे दिया। इसके बदले क्या दे दिया उसको, कैश दे दिया। तो ये परचेज को अपने क्या बोलेंगे, कौन सा परचेज, इस परचेज को अपने बोलेंगे कैश परचेज। कि हम परचेज किए हैं, उसके बदले हम क्या दे दिए उसको, कैश दे दिए, देन दिस परचेज इज नोन एज कैश परचेज। अब मान लो हम मिस्टर ए से क्या किए, सामान खरीदे, है ना, बिजनेस क्या किया, सामान खरीदा, लेकिन हम यहाँ पे खरीद लिए, परचेज कर लिए गुड्स को, लेकिन हम इसको बोले कि हम आपको जो पैसा है, हम आपको जो पैसा है वो आफ्टर 4 मंथ्स देंगे। हम उसको क्या बोले, हम आपको पैसा कब देंगे, आफ्टर 4 मंथ्स। तो हम इससे किस में खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं। इस परचेज को अपने क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेज। इस परचेज को अपने क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेज। तो परचेज कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब परचेज किए और हम लोग उसको क्या दे दिए, पैसा दे दिए। क्रेडिट परचेज मतलब आज हम बॉटल खरीदे, बॉटल को बेच रहे हैं ना, वो जब खरीद रहे हैं वो मेरा परचेजेस हो गया, हम खरीद रहे, लेकिन क्या हम उसको रुपया दिए अभी तक, उसको हम रुपया नहीं दिए, हम उसको रुपया बाद में देंगे। तो हम उधार में खरीद तो लिए, लेकिन हम उसको पैसा बाद में देंगे। तो जो उधार में हम खरीदे हैं उस परचेज को बोलते हैं अपने क्रेडिट परचेज। देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश परचेज क्या हो गया, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश आर टर्म्ड एज कैश परचेजेस एंड गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेजेस। तो जो अपने गुड्स खरीद रहे हैं कैश देके वो कैश परचेज हो गया, जो गुड्स अपने उधार में खरीद रहे हैं वो मेरा कौन सा गुड्स हो गया, वो मेरा कौन सा परचेजेस हो गया, क्रेडिट परचेजेस हो गया। क्लियर हुआ,
तो मेरे साथ ये वाला लाइन बोलो, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। आज मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम रॉ मटेरियल भी खरीद रहे हैं, तो ये भी क्या है, मेरा गुड्स है। और गुड्स जब खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने परचेजेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? परचेज कितना तरीके का है? दो तरीके का, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? मान लो हम ये परचेज किए थे ना, है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम मिस्टर ए से क्या है, मिस्टर ए से, इसका पैर थोड़ा, उसका शरीर के थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया है, हम परचेज किए थे इससे बिजनेस बॉटल परचेज किया था। मान लो 100 बॉटल परचेज किया था। कौन परचेज किया? बिजनेस परचेज किया, है ना। ये बॉटल क्या है? अपना गुड्स। जब अपने गुड्स को खरीदते हैं तब क्या बोलते हैं? गुड्स परचेज की परचेजेस? परचेजेस। हम लोग परचेज कर लिए, ठीक है। अब मान लो मेरे को ना इसमें से लग रहा है 10 बॉटल डिफेक्टिव है। क्या क्या लगा मेरे को कि 10 बॉटल क्या है, 10 बॉटल मेरे को लग रहा है डिफेक्टिव है। तो क्या हम डिफेक्टिव गुड्स अपने पास रखेंगे? तो हम क्या किए, हम इसको बोले कि भाई ये जो तुम्हारा 10 बॉटल है ये मेरे को खराब लग रहा है, तो तुम वापस से ले लो। हम क्या किए, ये वापस से क्या किए, मिस्टर ए को ही दे दिए। तो दे दिए, जो वापस से हम दे दिए उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न करना। क्या करना? रिटर्न करना। और जो हम परचेज किए थे वही रिटर्न कर रहे हैं, उस रिटर्न को बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? जो हम परचेज किए थे उसी को वापस से रिटर्न कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न्स आउटवर्ड। क्यों बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड? बिकॉज ये जो अपने परचेज किए थे, जब परचेज किए थे तब मेरे पास आ रहा था, लेकिन जब रिटर्न कर रहे हैं तब मेरे पास से वापस जा रहा है ना, बाहर की तरफ जा रहा है, बिजनेस के बाहर की तरफ जा रहा है, तो है रिटर्न्स आउटवर्ड। तो परचेज जब कर रहे हैं तब मेरे पास आया, लेकिन वही परचेज जब अपने वापस से रिटर्न कर रहे हैं, वो रिटर्न क्या हो रहा है? बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न्स आउटवर्ड। समझ में आया? तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड। क्लियर एकदम? आओ देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज्ड में बी रिटर्न्ड टू द सेलर। आज हम लोग गुड्स सेलर से खरीदे थे, वो हम लोग वापस से उसको रिटर्न कर रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, से दे आर डिफेक्टिव। आज हम लोग अच्छा गुड्स तो वापस से रिटर्न करेंगे ना, डिफेक्टिव गुड्स है तभी हम लोग उसको वापस से रिटर्न कर रहे हैं, है ना। गुड्स सो रिटर्न्ड आर नोन एज परचेज रिटर्न। तो यही जो खरीदा हुआ गुड्स अपने रिटर्न कर रहे हैं, यही खरीदा हुआ गुड्स जो अपने रिटर्न कर रहे हैं, उसको कौन सा रिटर्न बोलते हैं? परचेजेस रिटर्न। और परचेज रिटर्न, सिंस ये रिटर्न बाहर की तरफ जा रहा है, जब खरीदे थे तब अंदर की तरफ आया, मेरे बिजनेस की तरफ आया, अब जब रिटर्न करें तब ये बिजनेस के बाहर जा रहा है, और रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न बाहर जा रहा है, तो बाहर जाना को क्या बोलते हैं? आउटवर्ड्स। और ये रिटर्न हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिटर्न्स आउटवर्ड। तो मेरे को बोलो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तुम लोग टोटल अकाउंट्स में यही सब वर्ड्स यूज होगा, तो इसलिए इतना डेप्थ में तुम लोग को बना चार्ट्स बना बना के बता रहे हैं। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो गया? रिटर्न्स आउटवर्ड। और हम लोग किसको रिटर्न करते हैं? वापस से सेलर को दे देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज हो सकता है कि वो क्या है? डिफेक्टिव है। परचेज रिटर्न समझ में आया? सेल्स, सेल्स क्या होगा? आज मेरा बॉटल है, बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस का काम क्या है? बॉटल बेचना। बिजनेस क्या है? ये बॉटल सेल कर रहा है। बॉटल क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? मिस्टर जेड को। किसको सेल कर रहा है? मिस्टर जेड को। तो ये जो बॉटल तो क्या है? इसका गुड्स। बॉटल क्या है? इसका गुड्स। जब ये इसको बेच रहा है तब उसको क्या बोलते हैं? अपने सेल्स। क्या बोलते हैं? जब अपने गुड्स को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपने सेल्स। ठीक है, उसको अपने बोलते हैं सेल्स। देखो, द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद और यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो सेल्स अपने कब बोलते हैं? जब अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। आज हम बॉटल बनाते हैं, लेकिन हम तुम लोग को एग्जांपल दिए थे एसी का। आज हम एसी खरीदे, मान लो हम एसी को बेच रहे हैं, तो क्या वो सेल्स है? सेल्स क्यों नहीं है? बिकॉज मेरा गुड्स ही नहीं है। हम लोग जब गुड्स को बेचते हैं तब वो सेल्स होता है। आज हम बॉटल बेच रहे हैं तब बॉटल मेरा क्या है? उसको जब हम लोग बेच रहे हैं तब हम लोग बोलेंगे सेल्स।
समझ में आया? मेरा बिजनेस का सेल्स मेरा बॉटल हो गया। These goods may be purchased for resale, क्योंकि हम बॉटल कब क्यों परचेज किए थे? उसको रीसेल करने के लिए, या फिर हम रॉ बॉटल बनाए क्यों थे? रीसेल करने के लिए, है ना? तो जो बॉटल जो मेरा गुड्स है उसको जब हम बेचेंगे उसको अपने सेल्स बोलेंगे। जैसे परचेज दो तरीके का था, वैसे सेल्स भी क्या है? दो तरीके का, एक है कैश सेल्स और एक है क्रेडिट सेल्स। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, है ना? जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया? बिजनेस क्या है? बिजनेस बॉटल बेचा, किसको बेचा? मिस्टर एक्स को बेचा। मिस्टर एक्स को क्या किया? ये बॉटल सेल किया, उसको अपने सेल्स बोलते हैं ना। जब बॉटल अपने गुड्स बेच रहे हैं उसको सेल्स बोलते हैं। अब मान लो इसके बदले मिस्टर एक्स क्या दे दिया? इसको कैश दे दिया, तो ये कौन सा सेल हो गया? कैश सेल्स, क्योंकि हम बॉटल दिए, बेचे उसको, उसके बदले वो मेरे को मेरा पैसा दे दिया। देन दैट सेल्स इज नोन एज कैश सेल्स। अब यहाँ पे मेरा बिजनेस है, वो क्या है? बॉटल दिया, मिस्टर किसको? मिस्टर आर। मिस्टर आर को वो बॉटल दिया, सेल्स किया वो अपना गुड्स का। लेकिन मिस्टर आर इसको बोला कि हम आपको 2 महीना बाद पैसा देंगे। तो मेरे को कब पैसा मिलेगा? 2 महीना बाद। लेकिन हम इसको सेल तो कर दिए, उधार में हम उसको सेल किए हैं, वो बंदा मेरे को बाद में पैसा देगा, तो उसको कौन सा सेल बोलते हैं? क्रेडिट सेल। और मिस्टर आर कौन हो गया मेरा बिजनेस का? डेटर, क्योंकि बिजनेस को पैसा मिलेगा फ्यूचर में। तो मिस्टर आर कौन है बिजनेस का? डेटर। और हम लोग यहाँ पे क्या किए थे? चलो ये तो क्रेडिटर वाला चीज ही नहीं है, फाइन। मिस्टर आर कौन हो गया बिजनेस का? डेटर हो गया, क्योंकि बिजनेस उसको बेचा है, बिजनेस को पैसा फ्यूचर में मिलेगा। तो मिस्टर आर हो गया बिजनेस का डेटर। और डेटर एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है, बिजनेस का एसेट है वो, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, बिजनेस को बेनिफिट होगा फ्यूचर में। ये भगवान, ये क्या है? डेटर है, डेटर से बिजनेस को पैसा मिलेगा, फायदा होगा। तो फायदा होगा तो ये बिजनेस का एसेट माना जाता है। बिजनेस को पैसा थोड़ी ना देता है जो उसका लाइबिलिटी होगा। अब ठीक है, जैसे हम लोग परचेज के साथ परचेज रिटर्न पढ़े थे, सेल्स के साथ क्या पढ़ेंगे? सेल्स रिटर्न। चलो आओ देखें सेल्स रिटर्न क्या है। गुड्स सोल्ड, अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू ही बताते हैं। आज बिजनेस क्या किया? बेचा सामान, किसको बेचा? मिस्टर भालू को। मिस्टर भालू को क्या है? अपने सामान दे दिए, ठीक है, सेल्स कर दिए, गुड्स को बेच दिए। मिस्टर भालू क्या बोला? आज समझो हम इसको 10 बॉटल बेचे थे, वो बोला कि मेरे को आपका 2 बॉटल जो है, 2 बॉटल जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसको जो सेल किए थे वो क्या आ गया मेरे पास? वापस से रिटर्न आ गया। उसमें से कितना बॉटल है? सारा का सारा बॉटल नहीं आया, 2 पीस बॉटल मेरे पास वापस आ गया सेल किया हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे अपने? सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे अपने? सेल्स रिटर्न। और देखो आज हम जब बेचे थे सामान, जब भेजे थे, उसको सेल किए थे, अब जो मेरा बॉटल है वो बिजनेस के बाहर जा रहा था। अब जो रिटर्न हो रहा है वो क्या है? वो 2 बॉटल वापस से मेरे पास आ जा रहा है, वो रिटर्न है। लेकिन रिटर्न क्या है? बिजनेस के पास वापस आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न्स इनवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न्स इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न बोलो चाहे रिटर्न्स इनवर्ड बोलो, बात एक है। समझ में आया? सेल्स रिटर्न बोलो चाहे रिटर्न्स इनवर्ड बोलो, बात एक। रिटर्न क्या है? अपने तरफ वापस आ रहे हैं, बिजनेस की तरफ आ रहा है, इनवर्ड्स अंदर की तरफ वापस आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न्स इनवर्ड। देखो क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड, अपने बेच दिए थे, लेकिन क्या हुआ? व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर, अब जो मेरे से खरीदा था वो क्या किया? वापस से रिटर्न कर दिया, देन दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न्स इनवर्ड। क्लियर? तो परचेज रिटर्न क्या था? बिजनेस परचेज किया था, अब वो क्या कर रहा है? वापस से रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 2 बॉटल मेरे को अच्छा नहीं लगा था, तो 2 बॉटल हम रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न तो है, लेकिन वो रिटर्न कहाँ जा रहा है? बिजनेस के बाहर। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो गया? रिटर्न्स आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न क्या हो गया? आपने तो पहले तो सेल किए, बिजनेस बेचा, तो बाहर की तरफ गया, लेकिन रिटर्न मेरे पास वापस से आ गया, बिकॉज हम कस्टमर को 2 पीस गलत बॉटल भेज दिए थे, डिफेक्टिव बॉटल भेज दिए थे, तो कस्टमर मेरे को वापस से 2 बॉटल दे दिया, मतलब रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न बिजनेस की तरफ वापस से आ रहा है, तो क्या है? रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न।
क्लियर? बैड डेट, बैड डेट क्या होता है? देखो, आज हम लोग बिजनेस वाले थे, है ना, अपने क्या है, बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। क्या चीज का बिजनेस कर रहे थे? आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे थे। मेरे पास कौन आया था? मेरे पास 5 स्टार होटल वाला आया था। मेरे पास 5 स्टार होटल वाला आया था। वो मेरे को क्या बोला था कि मान लो आप मेरे को 20,000 का सामान दे दीजिए, ठीक है। हम उसको क्या किए, क्रेडिट में सेल कर दिए थे कि क्या है, वो फ्यूचर में मेरे को पैसा दे देगा। हम उसको 20,000 का क्रेडिट सेल कर दिया, अपना आइसक्रीम दे दिए। अब ये क्या बोला था मेरे को कि ये 2 महीना बाद मेरे को पैसा दे देगा। कौन देगा मेरे को 2 महीना बाद? 5 स्टार वाला मेरे को 2 महीना बाद पैसा देता। तो ये क्या था, मेरा डेटर था। ये क्या था, मेरा डेटर था, क्योंकि फ्यूचर में 2 महीना बाद बिजनेस को क्या है, इससे पैसा मिलेगा, तो ये बिजनेस का डेटर हो गया। अब मान लो 2 महीना बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, वो मेरे को क्या है, वो मेरे को बोला कि आपको 20,000 रुपया देना था। मतलब हम आपको क्या है, 20,000 रुपया देंगे, लेकिन मेरे पास तो देखिए अभी 15,000 रुपया ही है। हम आपको क्या है, सॉरी, हम आपको 15,000 रुपये ही दे पाएंगे। मेरा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, आप ये तो ले लो, लेकिन 5,000 रुपया क्या है, हम आपको अभी नहीं दे पाएंगे। हम, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम आपको 5,000 रुपया दे सके। तो ये 5,000 रुपये तो बिजनेस का लॉस हो गया। दिस लॉस इज नोन एज बैड डेट। कि जो मेरा डेटर है, ये जो मेरा डेटर है, ये क्या हो गया, बैड हो गया। ये मेरे को पैसा नहीं दिया। तो जितना वो पैसा मेरे को नहीं दिया, उस अमाउंट को अपने क्या बोलेंगे, बैड डेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैड डेट, नॉट डेप्ट। DEBT, डेप्ट नहीं बोलते हैं, डेट बोलते हैं, बैड डेट। क्लियर हुआ? ठीक है। बैड डेट इज द अमाउंट ओड। ओड मतलब क्या होता है, पेबल। ओड मतलब पेबल। तो यहाँ पे पेबल कौन था, कौन किसको देता? 5 स्टार वाला ओ कर रहा है। 5 स्टार वाला ओ कर रहा है, बिकॉज इसको देना है बिजनेस को, राइट। तो वही चीज है। वैसे सोचो, देखो, बैड डेट इज द अमाउंट ओड। यहाँ पे कौन किसको देता, बिजनेस, ये 5 स्टार वाला देता बिजनेस को। और बिजनेस को क्या बोलते हैं, अपने एंटरप्राइज बोलो, चाहे बिजनेस हाउस बोलो, चाहे बिजनेस फर्म बोलो, सब सेम है। Bad debt is the amount owed to the business that is written off because it is irrecoverable. Irrecoverable मतलब ऐसा चीज जो अपने को अब नहीं मिलेगा। Written off मतलब क्या होता है, अपने क्या मान लेंगे, जैसे 5,000 रुपया वो मेरे को नहीं दे रहा है, 20,000 रुपया उसको देना था ना, लेकिन वो कितना दे रहा है अभी मेरे को, 15,000 रुपया दे रहा है, और 5,000 रुपया नहीं दे रहा है। हम क्या मान लेंगे कि भाई 5,000 मेरा खर्चा लग गया, ये मेरा लॉस हो गया। हम इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, एक्सपेंस के जैसे ट्रीट कर लेंगे। समझ में आया? जब हम अपना कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, हम उसको क्या करेंगे, मान लेंगे मेरा खर्चा लग गया। समझ में आया? तो एक्सपेंसेस बोलो चाहे लॉसेस बोलो, हम इसको, मेरे को वही मानना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हुआ? तो राइट ऑफ मतलब होता है ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सब तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, अभी बस तुम लोग सुनते जाओ। राइट ऑफ मतलब क्या होता है, ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अपने क्या मान लेंगे कि 5,000 मेरा खर्चा लग गया, मेरा लॉस हो गया। क्लियर? तो बोलो, बैड डेट इज द अमाउंट owed to the business that is written off. Why? Because it has become irrecoverable. क्या वो पैसा मेरे को मिलेगा? वो पैसा irrecoverable हो गया। recoverable मतलब पैसा मिलना, irrecoverable मतलब पैसा नहीं मिलना। It is a loss for the business and is debited to profit and loss account। तुम लोग जो नहीं पढ़ा है 9-10 में, तुम लोग अभी नहीं समझेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। बस तुम लोग अभी इतना मान के चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अपने सारा का सारा खर्चा को रिकॉर्ड करते हैं। मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम तुम लोग को दिखाए ना प्रॉफिट अकाउंट कैसा होता है। मान लो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस साइड में अपने खर्चा को रिकॉर्ड करते हैं, और राइट हैंड साइड में अपने सारा का सारा इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग का बैड डेट क्या है, ये बिजनेस के लिए लॉस है, ये बिजनेस के लिए लॉस है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉस बोलो एक्सपेंस बोलो, बात एक ही है। तो बैड डेट को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इस साइड के इस साइड, एक्सपेंस साइड। तो बैड डेट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया? तो ये बिजनेस के लिए एक लॉस माना जाता है। ठीक है। बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में अपने क्या करते हैं, बैलेंस शीट भी कैसा होता है हम तुम लोग को दिखाते हैं। ये मेरा बैलेंस शीट हो गया, अपने ऐसे लिखते हैं, टी फॉर्म का होता है। टी फॉर्म का होता है, यहाँ पे हम लोग सारा का सारा लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, सारा का सारा असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कौन कौन हो गया बताओ, क्रेडिटर है ना,
क्रेडिटर क्या हो गया, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गया, तो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक से अपने लोन लिए हैं, तो बैंक लोन भी क्या है, एक तरीके का लाइबिलिटी है, तो वो अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेटर, जिससे मेरे को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो बिजनेस का क्या होता है, असेट होता है, तो बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, अपने सारा का सारा असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। आज हम मान लो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या है, असेट है मेरा, फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में असेट्स को सारा रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस शीट में हमने क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज को, क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि बिजनेस के पास कितना असेट्स है और बिजनेस के पास कितना लाइबिलिटीज है। तो बैलेंस शीट क्या दिखाता है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। वापस से बोलो, बैलेंस शीट क्या दिखाता है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, और इसके अंदर क्या आता है, असेट्स और लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली क्या आता है, असेट्स और लाइबिलिटीज, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अपने को दिखाता है। और बैलेंस शीट कब बनाया जाता है, ईयर एंड में। बैलेंस शीट कब बनाया जाता है, ईयर एंड में। अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। तो ईयर एंड कौन सा हो गया, 31 मार्च। तो हर साल के एंड में, दैट इज 31 मार्च को, बिजनेसेस क्या करती है, अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, ये देखने के लिए कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, बिजनेस को कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस के पास कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, वो इस दिन प्रिपेयर करती है। बुक वैल्यू, दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आज मान लो कि ये मेरा मान लो बुक्स है, हम मशीनरी खरीदे थे, मान लो 1 लाख रुपया में, कितना में खरीदे थे, 1 लाख रुपया में खरीदे थे। तो हम लोग कुछ भी खरीद रहे हैं, हम मशीनरी खरीदे तो पैसा दिए, ये बिजनेस का क्या है, ट्रांजैक्शन है, इसको क्या करेंगे हम लोग, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पापा लोग हिसाब बनाते हैं ना, कुछ भी खर्चा होता है, पैसा आता है तो डायरी में लिखते हैं ना, वैसे बिजनेस भी क्या करता है, अपना बुक्स मेंटेन करके रखता है, अपना हिसाब करता है, अपना डायरी मेंटेन करके रखता है। तो जब वो मशीन खरीदा 1 लाख का, तो वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा। अब मान लो आज के डेट में मेरा मशीन का वैल्यू हो गया 80,000, मेरा वैल्यू कितना हो गया, 80,000, 20,000 से मेरा वैल्यू गिर गया, लेकिन मेरे बुक्स में कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 1 लाख रुपया रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इस 1 लाख को क्या बोलेंगे, अपने बुक वैल्यू। क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू, कि मेरा बुक में कितना वैल्यू है, 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया क्या हो गया, मेरा बुक वैल्यू। क्लियर हुआ, देखो, दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना वैल्यू लिखा हुआ है। तो जो मेरा बुक्स में लिखा होता है, उस अमाउंट, उस वैल्यू को अपने बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखो वही है। इसके बाद, द रिकॉर्ड्स और बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड आर एंड मेंटेन्ड। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गया, जिस डायरी में अपने क्या कर रहे हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को जिस डायरी में अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिकॉज उस बुक्स में क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। बिजनेस का डे टू डे ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होता है, उस बुक्स में क्या कर रहे हैं, अपने उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उस डायरी को क्या बोलेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अपने क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, पैसा से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस है वो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि कितना परचेज किए गुड्स, कितना सेल किए, कितना डेटर से मिला, कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने बुक्स में रिकॉर्ड। ये सब पैसा अपने क्या कर सकते हैं, आज अपने कितना पैसा दिए, मान लो क्रेडिटर को 20,000 दिए, तो अपने उसको मनी के टर्म से मेजर कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल या नेचर में है ना, वो पैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। आज मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं शर्ट बनाने का या बॉटल बनाने का, मेरा जो एम्प्लॉइज लोग है वो लोग स्ट्राइक पे चला गया, वो लोग काम करने नहीं आ रहे, तो क्या उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिकॉज वो मनी के टर्म से मेजरेबल है ही नहीं। क्या लिखा हुआ है, the records or books in which
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी मतलब भाई बिजनेस हाउस, एंटरप्राइज का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? अपने बुक्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना वही हो गया। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जांपल क्या है? जर्नल, लेजर, कैश बुक वगैरह पे सब सीखेंगे। जर्नल का पूरा चैप्टर आएगा, लेजर का पूरा चैप्टर आएगा, कैश बुक का पूरा चैप्टर आएगा। तुम लोग सीखेगा कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है बिजनेस वाले लोग। समझ में आया? तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जांपल क्या क्या हो गया? जर्नल, लेजर, कैश बुक एक्सेट्रा। अब डेप्रिसिएशन, हम कार खरीदे थे 15 लाख रुपया में। कितना में खरीदे थे कार? 15 लाख रुपया में खरीदे थे, लेकिन आज के डेट में उसका वैल्यू हो गया है 5 लाख रुपया। क्या हो गया उसका वैल्यू? 5 लाख रुपया हो गया। कितना से गिर गया? कितना से गिर गया? 10 लाख से मेरा वैल्यू गिर गया। तो ये 10 लाख से जो वैल्यू गिर गया है इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। आज हम फोन खरीदे थे, हम ये फोन खरीदे थे मान लो 1 लाख रुपए में। आज अगर हम इसको बेचने जाएंगे तो क्या मेरे को 1 लाख मिलेगा? नहीं, हम इसको यूज कर रहे हैं तो यूज करते करते वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगर आज हम इसको बेचने जाएं तो हो सकता है मेरे को 50,000 रुपया मिले, है ना? तो 50,000 से वैल्यू इसका क्या हो गया? गिर गया। एसेट का वैल्यू जब गिर जाता है, fall in the value of asset, then that fall is known as depreciation. देखो क्या लिखा हुआ है, depreciation is fall in the value of an asset. कार क्या है? एसेट है ना? ये अपने को लंबा समय तक क्या है? काम देता है, बेनिफिट देता है। तो कार का वैल्यू क्या है? 15 लाख से 5 लाख हो गया, 10 लाख से इसका वैल्यू गिर गया, तो वो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपने? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब बोलो मेरे साथ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अच्छा, फॉल क्यों होता है, गिरता क्यों है? बिकॉज यूसेज, बिकॉज ऑफ यूसेज। 4 चीज पढ़ेंगे अपने, 4 रीजन पढ़ेंगे कि एसेट का वैल्यू गिरता क्यों है। पहला क्या है? यूसेज। यूसेज मींस आज हम मान लो इसको 2 साल पहले खरीदे थे 1 लाख रुपए में। आज हम, मेरे को 2 साल हो गया इसको यूज करते हुए। 2 साल बाद जब हम इसको बेचने जाएंगे, क्या मेरे को 1 लाख मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरे को कितना मिलेगा? उससे कम मिलेगा। तो क्यों हुआ ये चीज? बिकॉज अपने क्या किए? इसको यूज कर लिए। तो यूसेज के साथ साथ क्या होता है? एसेट का वैल्यू गिर जाता है। दूसरा रीजन क्या है? एफ्लक्स ऑफ टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम? समय का बीत जाना, समय का बीत जाना। आज मान लो हम गाड़ी खरीदे थे, या मान लो हम ये फोन हम खरीदे, लेकिन ये मेरा पैक एकदम डब्बा में पड़ा हुआ है, हम इसको यूज भी नहीं किया, हम इसको निकाले भी नहीं है। हम 2 साल पहले खरीदे थे 1 लाख रुपए में, हम तो इसका डब्बा को भी खोले भी नहीं है, इसके ऊपर जो पेपर वगैरह चिपकाया होता है उसको भी नहीं निकाले है। 2 साल बाद जब हम इसको बेचने जाएंगे, क्या मेरे को 1 लाख रुपए मिलेगा? क्या हम जाके दुकानदार वालों को बोल सकते हैं कि देखिए हम तो डब्बा से उतारे भी नहीं है इसको अभी तक, ये तो एज इट इज पूरा पैक्ड पड़ा है, हम तो डब्बा ही नहीं खोले, सील्ड पैक है। तो वो क्या बोलेगा? नहीं, समय बीत गया है, तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, आपको क्या है? इसका वैल्यू कम हो गया। समझा मेरा बात? और ऑब्सोलेसेंस, आउटडेटेड हो गया है। नया नया 2 साल में तो कितना कितना फोन आ जाता है। जब भी अगर इससे बेटर कोई फोन आ जाएगा तो इसका वैल्यू गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वैल्यू गिर जाएगा। वैल्यू गिरना को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और फिर एक्सीडेंट। आज ये मेरा क्या है? फोन गिर गया, चकनाचूर हो गया, तो आज हम जब बेचने जाएंगे तब मेरे को 1 लाख रुपया देगा क्या? 1 लाख थप्पड़ मार के और भेज देगा मेरे को, है ना? तो एक्सीडेंट के कारण भी क्या है? वैल्यू गिर जाता है। वैल्यू गिरना को अपने क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का 4 रीजन क्या हो सकता है? यूसेज, एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब क्या था? समय का बीत जाना। फिर क्या है? ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाता है। और फिर एक्सीडेंट्स। तो 4 रीजन बताओ मेरे को डेप्रिसिएशन का। यूसेज, एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट्स। वापस से बोलो 4 वर्ड्स। यूसेज, एफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, एक्सीडेंट। और डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया। एंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय एंट्री? ठीक है, बस 5 मिनट और लगेगा, ठीक है। एंट्री क्या होता है? अ ट्रांजैक्शन व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एंट्री। आज हम क्या किए? मेरे को डेटर से पैसा मिला ना, मेरे को 5 स्टार वाला से पैसा मिला, हम क्या किए? जैसे ही मेरे को पैसा मिलेगा हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो हम क्या किए? अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए, एंट्री कर दी। पापा लोग बोलते हैं ना एंट्री कर दो, बुक्स में लिख दो, है ना? तो एंट्री करना मतलब क्या? बुक्स में रिकॉर्ड कर देना, मतलब हम एंट्री कर दी अपने बुक्स में। तो ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? अपने कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, जो कि कौन सा नेचर का होता है?
फाइनेंशियल नेचर का ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बोलो, ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, एंट्री। इनसॉल्वेंट, बस यहां तक करेंगे फिर तुम लोग का ये शीट खत्म। इनसॉल्वेंट, मान लो हम तुम लोग को क्या बोले थे, ये 5 स्टार वाला क्या है, अपने को पैसा देने वाला था, ये 5 स्टार वाला क्या है, अपने को पैसा देने वाला था। 2 महीना बाद ये मेरे को बोला था, 2 मिनट बाद उठा लो, ये 5 स्टार वाला मेरे को बोला था कि 2 महीना बाद ये मेरे को पैसा दे देगा, है ना, ये बोला था कि 2 महीना बाद पैसा दे देगा। अब ये 2 महीना बाद क्या है, मेरे को पैसा दे दिया, तो क्या है, इस पर्सन को अपने क्या बोलेंगे, इनसॉल्वेंट पर्सन, सॉरी सॉल्वेंट पर्सन, क्या बोलेंगे इसको अपने, सॉल्वेंट पर्सन। एक सेकेंड, इसको अपने बोलेंगे सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट मतलब क्या है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन है, वो मेरे को पैसा दे दिया। अगर मान लो वो मेरे को पैसा नहीं दे पाता, मतलब उसका फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है पैसा देने का, तब क्या बोलेंगे अपने, इनसॉल्वेंट पर्सन। तब क्या बोलेंगे अपने, इनसॉल्वेंट पर्सन। 5 स्टार वाला मेरे से सामान लेके गया था, वो मेरे को बोला था कि हम आपको 2-3 महीना बाद पैसा दे देंगे। आज वो 2-3 महीना बाद क्या किया, मेरे को पैसा दे दिया, मतलब उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, वो मेरे को पैसा दे दिया, देन दैट पर्सन इज नोन एज सॉल्वेंट पर्सन। अगर वो मेरे को नहीं दिया, देन दैट पर्सन इज नोन एज इनसॉल्वेंट पर्सन। देखो वही लिखा हुआ है, insolvent is a person or an enterprise which is not in a position to pay its debts. Debts का मतलब क्या होता है, उधार। क्या होता है, उधार। अगर आज इसका तो उधार ही था ना, इसको मेरे को पैसा देना था, ये उधार में मेरे से खरीदा था, अगर ये मेरे को पैसा नहीं दिया तब इसको क्या बोलेंगे अपने, इनसॉल्वेंट। क्यों, बिकॉज इसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, ये मेरे को पैसा नहीं दे पा रहे, उस बंदे को अपने बोलेंगे इनसॉल्वेंट पर्सन। अच्छा, एंटरप्राइज क्या होगा, जैसे देखो 5 स्टार होटल वाला तो क्या है, तो बिजनेस कर रहा है, ये क्या हो गया, एंटरप्राइज हो गया। अगर मान लो कोई एक अकेला कस्टमर मिस्टर जेड आके मेरे से खरीदता है सामान, और वो मेरे को बोलता है कि हम आपको 2 महीना बाद पैसा दे देंगे, और वो 2 महीना बाद क्या कर रहा है, मेरे को पैसा दे रहा है, तब वो क्या हो गया, इंडिविजुअल। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंसॉल्वेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक एंटरप्राइज भी हो सकता है। तो इंसॉल्वेंट मतलब बेसिकली वो जिसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, जो मेरे को पैसा नहीं दे पा रहा है, हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। Solvent मतलब, solvent is a person or enterprise which is in a position to pay its debts. जो पैसा मेरे को दे पा रहा है वो हो गया सॉल्वेंट, जो पैसा नहीं दे पा रहा है वो हो गया इनसॉल्वेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलो चाहे फाइनल अकाउंट्स बोलो, बात एक, 11-12 में फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है, 12 के बाद जब तुम लोग बीकॉम में जाओगे वही फाइनल अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स का दूसरा नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वापस से बोलो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम फाइनल अकाउंट्स, उसका दूसरा नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना 3 चीज बनता है, अपने एकदम 11 के एंड में सीखेंगे ये चैप्टर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर अपने 3 चीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और ये सब चीज कब बनेगा, ईयर एंड में। ईयर एंड मतलब 31 मार्च। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या चीज बनता है, 3 चीज। 3 चीज क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तुम लोग का यहाँ पे एंड हुआ।